Now, guys, we are going to talk about the silent features or characteristic features and examples of phylum Echinodermata. As the name suggests, Echinodermata. Echino means spines and dermata means on skin. ये ऐसा नॉन कॉर्डेट है, इनवर्टिब्रेट है, जिसमें स्किन के ऊपर स्पाइंस होते हैं और इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस होता है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अकरेंस कैसा होता है, कहाँ पर प्राप्ति स्थान है, कहाँ पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्टेड वाटर, मरीन वाटर में पाए जाएंगे। MW लिख लीजिए आप, मतलब एक्वेटिक एडेप्टेशन पूरी तरह से। दूसरी बात यह है, यदि सिस्टम आप ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, हर एक काम के लिए एक सिस्टम है, लेकिन लगा हुआ है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो फिर कैसे चलेंगे? नेफ्रोसाइट्स होते हैं जो उनके नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। फिर उसके बाद बॉडी वॉल यानी जर्म लेयर्स, बार बार ये लिखना इसलिए पड़ रहा है कि आप याद करें इसको अच्छी तरह से। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आपको मालूम है, फाइलम प्लेटियम के बाद सभी 3 जर्म लेयर्स वाले होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। चौथी बात, बॉडी सीलोम कैसा होता है? ट्रू सीलोम बनता है। कैसे बनता है? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होकर के। तो यू सिलोमेट भी लिख सकते हैं आप, या सिलोमेट भी लिख सकते हैं। सीलोम बनाती है ट्रू सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी, एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी। उसके बाद होता है बॉडी वॉल, बॉडी सीलोम के बाद अब नंबर आता है बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में कहा जाता है कि सीरियल रिपीटिशन होना चाहिए कुछ ऑर्गन्स का, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेगमेंट्स नहीं बनते, अनसेगमेंटेड बॉडी है। ये क्लियर कर लेना है जरूरी, पहले बेसिक नॉलेज पहले होना चाहिए, उसके बाद खास बॉडी सिस्टम्स की बात हम करेंगे। आगे जा करके फिर हम बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। यहाँ पर एक पंगा नजर आता है, यहीं से क्वेश्चन ये उठाते हैं। यहाँ पर आपको कुदरत का करिश्मा दिखाई देगा, और वो ये है कि इनके पास भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब लार्वा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, तो लार्वा ही इनका बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और एडल्ट इनके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। यही प्रश्न बनता है, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल और इनका लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। अब देखिए, कभी भी आपको प्रश्न आएगा तो यदि इस तरह से प्रश्न आता है कि इकाइनोडर्म्स हैव, तो इकाइनोडर्म्स हैव, जैसे ही वो बोलते हैं इकाइनोडर्म्स हैव, मतलब उसमें छुपा हुआ एडल्ट, मतलब आंसर आप रेडियली सिमेट्रिकल करेंगे। जैसे याद कीजिए, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया था बचपन से ही कि देखो बेटा ये 5 है, इसका मतलब है आगे प्लस है, +5, 5 मतलब +5। यदि -5 होगा तो बोला जाएगा, लिखा जाएगा -5। उसी तरह से यदि बोला जाएगा इकाइनोडर्म्स, इसका मतलब छुपा हुआ एडल्ट इकाइनोडर्म्स, मतलब वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनको बॉडी के मेन एक्सिस से होते हुए, सेंटर से होते हुए कई प्लेन से आप 2 बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं। लेकिन लार्वा जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्री का चेंज होता है। अब शुरुआत में ही बायलैटरली है और बाद में ये रेडियली सिमेट्रिकल है। होना चाहिए था पहले रेडियली और बाद में बायलैटरली सिमेट्रिकल, यहाँ शुरुआत में ही बायलैटरल है, बाद में रेडियल है। इसका मतलब कि इनमें कुछ अजीबोगरीब चेंज हुए, इवोल्यूशनरी चेंज, ये थोड़ा दूसरे तरह से हुए।
तो ये चीज़ें आपको जाननी होती हैं, इसी से प्रश्न आते हैं और आप घबरा जाते हैं। आपको बता दें कि पहले भी हमने कहा हुआ है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन प्रॉब्लम्स। पहले आप इन मूल तथ्यों को जान लें, बेसिक पॉइंट्स को जान लें, उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं बनाएं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाएं। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम इनके अन्य बॉडी फीचर्स को देख पाते हैं। अन्य बॉडी फीचर्स में क्या क्या आना चाहिए। स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से और रिप्रोडक्शन तक हम इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात जब चलेगी तो हम न्यूट्रिटिव सिस्टम तो नहीं कहते, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है इसका मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इसका मतलब माउथ से शुरुआत होती है और एनस तक जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंप्लीट होता है, माउथ से शुरू होकर एनस तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि बॉडी के जनरली आप देखेंगे बॉडी के लोअर साइड में या वेंट्रल साइड में माउथ रहता है और जस्ट अपोजिट डोर्सल साइड में या अपर साइड की ओर इनका एनस होता है। तो यदि बॉडी हम मान लेते हैं कि यह बॉडी ऐसे है तो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर यह माउथ रहेगा और यहाँ पर एनस रहेगा, ऐसा। ये हिसाब किताब ऐसे समझ के रखिए। तो इस तरह से इनका गट या एलिमेंट्री कनाल व्यवस्थित होता है। इसमें यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां से होते हुए यहां तक गया, यानी माउथ वेंट्रल साइड में, लोअर साइड में है और एनस डोर्सल या अपर साइड में है। अब इन चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की तो बात हो गई। अब ध्यान देंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। रेस्पिरेशन लिखा है, रेस्पिरेशन बाय जो ऑर्गन्स होंगे उनका नाम हम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है, कुछ में होते हैं डर्मल ब्रैंकी यानी कि पैपुली, डर्मल ब्रैंकी और पैपुली। दूसरा नाम आता है पेरिस्टोमियल गिल्स। ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग थोड़ा सा बदले हुए रूप में नजर आते हैं। क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री, ये सब नाम आपको नजर आएंगे, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन का काम होगा मतलब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2, जो कि एक वाइटल फंक्शन है, उसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स हुए। लेकिन सर्कुलेशन पुनः यहां पर ओपन टाइप। अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम। एक सिस्टम आपने देखा होगा वहां पे स्पॉन्जेस में, कैनाल सिस्टम पढ़ा होगा। यहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्या होता है इसमें? इसमें बहुत सारे ट्यूब्स मिल करके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि इनको सबसे पहले आप देख लीजिए कैप्चर ऑफ फूड में मदद मिलता है, साथ में रेस्पिरेशन में ये मदद करते हैं
और साथ में लोकोमोशन मदद करते हैं, क्योंकि लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन चाहिए ट्यूब फीट वो यहीं पर मौजूद होता है। तो पहले हम लोग इसका डिटेल पढ़ाते थे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। अब इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में इतना ही बताने को कहा गया है। पहले हम लोग बताते थे कि देखिए इसका एंट्री मैड्रेपोराइट से होता है, फिर मैड्रेपोरिक कैनाल होता है, फिर रिंग कैनाल होता है, फिर रेडियल कैनाल होते हैं, फिर लेटरल कैनाल होते हैं, फिर उसके बाद जाके लास्ट में ये ट्यूब फीट होता है। लेकिन अब उतना नहीं करना है, आपको इतना जानना है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक सिस्टम है, नाम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसका दूसरा नाम एम्बुलेक्रल सिस्टम है और इसका काम है कैप्चर ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन। अब क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नॉट रिप्रोडक्शन, नॉट नो रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से आपको जो होता है वो तो जानना ही है, जो नहीं होता वो भी जानना है कि कैप्चर ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में, लोकोमोशन में इसका मदद आ रहा है, काम आ रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं है। हालांकि कैनाल सिस्टम का काम स्पॉन्जेज में याद कीजिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन तीनों होता था। NRER, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप देख लीजिए रिप्रोडक्शन में इसका काम नहीं है। और रही बात एक्सक्रीशन की, तो आप जान लीजिए जब इसका ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है तो एक्सक्रीशन के लिए भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट है। तो एक बात कहना चाहेंगे, स्ट्रक्चर रहे न रहे लेकिन फंक्शन होता है, ये बात आप जान लीजिए। जैसे जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनकी भी सपनों की उड़ान होती है, उनके अंदर पंख लगे होते हैं, उनके अंदर कल्पनाएं होती है, वो भी अच्छा काम करने के लिए दौड़ धूप करने की कोशिश करते हैं। और पैरा ओलंपिक गेम्स आपने देखे होंगे। तो चाह तो नहीं चाहिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर रहे चाहे ना रहे फंक्शन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन नेफ्रोसाइट्स यहाँ मौजूद हैं। नेफ्रोसाइट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये छोटे छोटे सेल होते हैं जो मदद करते हैं इनका नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में। अब जाहिर सी बात है कि ये पानी में रहते हैं तो अमोनोटेलिक होंगे, मतलब अमोनिया एक्सक्रीटिंग होंगे। अमोनिया ज़्यादा पॉइजनस है, ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा पानी चाहिए उसको। लेकिन साथ में कभी कभी एमिनोटेलिक भी होते हैं। एमिनो मतलब कुछ एमिनो एसिड एक्स्ट्रा भी निकल जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं अमोनोटेलिक भी, यानी अमोनिया एक्सक्रीटिंग, NH3 रिलीज करते हैं, NH3। और साथ में कुछ कुछ फॉर्म्स इनके एमिनोटेलिक होते हैं, एमिनो एसिड्स जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो भी निकाल देते हैं, ऐसा भी दिखाई गया। चलिए, ये तो बात यहाँ पर पता चल गया कि लोकोमोशन के लिए यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीट है। अब ये लोकोमोशन भी करते हैं और कुछ में रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। बेसिकली ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इनके बाद नंबर आता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो ये रिप्रोडक्शन में आप ये जान लीजिए फर्टिलाइजेशन इनका यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट में आता है कि जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल ही होता है ज़्यादातर, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें इंटरनल होता है, क्योंकि कॉपलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। अब डेवलपमेंट लार्वल स्टेज मौजूद रहेंगे तो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट। अब लार्वा जो होते हैं कई तरह के होते हैं। यहाँ पर लार्वा का नाम सुनिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके सामने आ रही है, एक जो मशहूर नाम है उसका भी जिक्र होना चाहिए। लार्वा के तौर पर एग्जाम्पल आता है डाइप्लूरुला। डाइप्लूरुला इनको कहा जाता है कि समझ लीजिए कि ये कॉमन एंसेस्टर है हमारे। किसके? कॉमन एंसेस्टर सिर्फ एकाइनोडर्मिटा के नहीं, एकाइनोडर्मिटा के नहीं, इसके बाद हेमिकोडेटा भी आएगा और कोडेटा के भी। ये हमारे एक खास पूर्वज के रूप हैं।
कुछ लोगों ने ब्रैक्यूलेरिया भी लिखा है, ब्रैक्यूलेरिया। कुछ लोगों ने बाइपिनेरिया भी लिखा है। ये सब लार्वा के नाम हैं। कुछ जानकारों ने बताया है कि इसमें आप देखेंगे इन सब नाम के अलावा अपने अपने जितने इनके आगे क्लासेस हुए हैं ना, डिवीजन में क्लासिफिकेशन हुए हैं क्लासेस में, सब के अपने अपने कुछ न कुछ लार्वा रहे हैं। तो इसमें डायप्लूरला, ब्रैक्यूलेरिया, बाइपिनेरिया ये सब कॉमन है। हालांकि आप इकाइनोप्लूटियस भी लिख सकते हैं और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, उतना आपको ज़रूरत है नहीं। अब आप ध्यान दें कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? एस्टेरियस। बायोलॉजिकल नेम अंडरलाइन करेंगे, कॉमन नेम है स्टारफिश, यह नहीं है ट्रोफिश, यह भी फॉल्स फिश है। उसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर एंटीडॉन, एंटीडॉन। अब एंटीडॉन सी लिली कहते हैं इसको, या इसी को फिदर स्टार भी कहते हैं, फिदर स्टार। आप इसको सी फेदर नहीं कहेंगे, यह कंफ्यूजन है, नहीं कहेंगे। सी लिली कहेंगे, फेदर स्टार कहेंगे। किसको? एंटीडॉन को। सी फेदर नहीं कहेंगे, क्योंकि सी फेदर किसको कहते हैं? पेनाटूला, वो एक निडेरियन है। तो सी फेदर जो है पेनाटूला, ये एक सी पेन भी कहलाता है और सी फेदर भी कहलाता है। यहाँ फेदर स्टार या सी लिली का एंटीडॉन को आपके सामने लिखा रहेगा, क्वेश्चन में आएगा, नीट का क्वेश्चन है मैचिंग द कॉलम्स, उसमें कट पेस्ट मारते हैं लोग। सामने लिखा रहेगा एंटीडॉन और इधर लिखा रहेगा सी फेदर, आप फेदर देखेंगे टिक कर देंगे। नहीं, ये गलत है, फेदर स्टार या सी लिली होगा। और इनके साथ साथ आप और भी कुछ नाम लिख लीजिए, इकाइनस, सी अर्चिन कहते हैं इसको। ये बायोलॉजिकल नेम के सामने कॉमन नेम याद करना जरूरी है, मैचिंग द कॉलम्स वाले सेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपको आता है कुकुमेरिया, सी ककम्बर, समुद्री खीरा, ये भी आता है। अभी देखिए, अभी इसके पहले पढ़े थे मोलस्का, उसमें सी हेयर आता है, सी हेयर, एप्लाइसिया, याद करिए, एप्लाइसिया, एप्लाइसिया का होता है सी हेयर, ये एक मोलस्क है। तो इस तरह से आपको बायोलॉजिकल नेम के साथ साथ यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम्स के साथ साथ आपको कॉमन नेम्स भी याद रखने होते हैं, जो मैचिंग द कॉलम सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आजकल बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हैं एनसीईआरटी से, और मुझे लगता है कि इतना स्टडी मटेरियल मिलने के बाद आपको सफलता का प्रतिशत और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट।